एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज से हम एक नई पेपर श्रृंखला शुरू करेंगे। आज से हम राजनीति विज्ञान राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इसके पहले प्रीवियस ईयर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत यूजीसी नेट टीजीटी राजनीति विज्ञान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट इन सब के जो है प्रश्न पत्र हल मैंने डाल दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये हमारी जो है आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज से हम राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करेंगे और इस प्रश्न पत्र में कुल जो है 100 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न पत्र जो है 1993 का है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। प्लेटो को फांसीवादी कहा जाता है। प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा है। तो साथियों, कार्ल पॉपर ने अपनी कृति ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में जो है प्लेटो, कार्ल मार्क्स और हीगल तीनों की आलोचना की थी और उसमें जो है इन तीनों लोगों को खुले समाज का शत्रु कहा था और प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा था। सत्ता संघात्मक है, यह व्यक्ति स्पष्ट करता है। तो साथियों, जो एकलवादी सिद्धांत था जिसमें जो है सत्ता विभाजित नहीं थी, उसके विरोध में जो है बहुलवादी मानते हैं कि सत्ता संघात्मक है, अर्थात जो सार्वभौमिकता की बहुलवादी प्रकृति है। तो यहाँ विकल्प डी इसका ऑप्शन सही है। इसके अनुसार यह माना जाता है कि समाज संघीय है, इसलिए जो है जो अन्य समुदाय हैं उसमें शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। प्रमुख बहुलवादी विचारों में आप जो है वॉन गियर के, मैटलैंड, लास्की और लिंडसे, बारकर आदि प्रमुख हैं। तो लास्की का कहना था कि समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। ऑस्टिन की सार्वभौमिकता का यह लक्षण नहीं। देखिए साथियों, ऑस्टिन ने अपनी कृति लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832 के तहत अपने संप्रभुता सिद्धांत का विवेचन किया था, जिसमें उसने संप्रभुता के कुछ लक्षण बताए थे, जिसमें वह निश्चित होनी चाहिए, सही है। वह सर्वशक्तिमान होना चाहिए, यह भी सही है। वह स्थायी होनी चाहिए, लेकिन वह देह होनी चाहिए। ये ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत का लक्षण नहीं, बल्कि उसका जो लक्षण था वो अदेयता था। और देयता किसका लक्षण है? देयता मानते हैं आपके बहुलवादी विचारक। कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। तो साथियों, जो है ये मानना है आपके ऑस्टिन का। ऑस्टिन जो है विधिवादी विचारक हैं। विधि से तात्पर्य क्या होता है? तो विधि से तात्पर्य आज्ञा से है, जो एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को देता है। यदि उस आज्ञा का पालन ना किया जाए तो दंड की व्यवस्था होती है। अतः विधि एक आज्ञा है जिसके ना करने पर दंड का भागी होना पड़ता है। यह आज्ञा एक प्रभु द्वारा अधीनों को दी जाती है। कानून संप्रभु का आदेश है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सार्वभौमिकता का चरमतावादी सिद्धांत विकसित किया? तो साथियों, जीन बोदा ने जो है आपका संप्रभुता सिद्धांत विकसित किया था। और जीन बोदा की जो बुक है वो है 6 बुक्स ऑन दी रिपब्लिक। इनकी पुस्तक है जो कि 1576 में प्रकाशित हुई थी। बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक हैं। सर्वप्रथम इन्होंने जो संप्रभुता की जो विधिवत व्याख्या की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑस्टिन की सार्वभौमिकता पर बहुलवादी प्रहार है? तो साथियों, अभी जैसा बताया था कि राज्य संघों का संघ है, ऐसा बहुलवादियों का मानना है। रूसों के समान इच्छा के सिद्धांत के विषय में नीचे लिखे हुए वक्तव्यों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, आइए देखते हैं। रूसो ने अपनी कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में लिखी गई, के अंतर्गत अपने समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और समझौता सिद्धांत के अंतर्गत ही उसने जो है समान इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी। आइए देखते हैं। समान इच्छा एक ऐसा जनमत है जिसमें समाज के बहुमत का प्रतिनिधित्व होता है। तो यह गलत है।
एक्चुअली में समान इच्छा सिद्धांत का जो है विवेचन करते समय उन्होंने बताया था कि समान इच्छा सदैव सही होती है, यह सही है। समान हित की समान चेतना पर आधारित होती, यह भी सही है। समान इच्छा सत्य इच्छाओं का योग है, लेकिन समान इच्छा बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। प्राकृतिक अवस्था के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों, ये जो है प्राकृतिक अवस्था के जो विचारक हैं वो आपके हैं हाब्स, लॉक, रूसो, और तीनों ही विचारकों ने अपनी अलग अलग अवधारणाएं प्रतिपादित की हैं। तो आइए देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन किससे नहीं मैच करता है। वह गंदी, दरिद्र, पाशविक तथा संक्षिप्त थी, हॉब्स का बिल्कुल सही है। वहाँ लोग दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा वे दूसरे से अपेक्षा रखते थे, लॉक का है। वह एक प्राक राजनीतिक स्थिति थी जो प्राक सामाजिक नहीं थी। तो रूसो का यह कथन गलत है, क्योंकि रूसो ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। वह सामाजिक अनुबंध द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तो हाँ, ये तीनों द्वारा माना गया था कि सामाजिक अनुबंध से नए समाज का निर्माण होता है। हाब्स को व्यक्तिवादी कहा गया चूंकि उस हाब्स का जो समूचा दर्शन है उसमें निरंकुशता का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन सेबाइन और डनिंग जो विचारक हैं वो यह मानते हैं कि हाब्स सिर्फ जो है निरंकुशतावादी नहीं बल्कि उसके विचारों में व्यक्तिवाद का पुट है। क्या कारण था? उसका कारण था उसका सारा दर्शन राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है, इसलिए जो है डनिंग और सेबाइन ने इसको व्यक्तिवादी विचारक माना है। हाब्स का सामाजिक अनुबंध किसके बीच होता है? तो व्यक्ति के रूप में जनता के बीच में जो है सामाजिक अनुबंध होता है। लाख की प्राकृतिक अवस्था का लक्षण है। तो साथ ही जो लाख की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें व्यक्ति के पास 3 नैसर्गिक अधिकार थे। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई चूंकि असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दिया था। पहला राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। तो यह कथन किसका है? तो साथियों देखिए, ये जो कथन है आप 2 सिद्धांतों से इसको कर सकते हैं। पहला जो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत है उसके अंतर्गत आप मान सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कहा गया था कि राज्य की उत्पत्ति युद्धों से हुई है और जो है पहला राजा एक जो है भाग्यशाली योद्धा था, ऐसा कथन मानना है वोल्टेयर का। तो यहाँ पे जो दैवी सिद्धांत है, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है, उसके कई घटक बताए गए थे जिसमें ये शक्ति को भी जो है राज्य की उत्पत्ति का एक घटक माना गया था। तो इसलिए दिए गए विकल्पों के अनुरूप यह ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का लक्षण है। जॉन लॉक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रेरणा मिली। तो साथियों, जॉन लॉक का जो था उस समय गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में 1688 में। तो उस जॉन लॉक के सामाजिक अनुबंध को प्रेरणा जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से मिली थी। आधुनिक राज्य के विकास का मार्ग एक क्रम में हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो साथियों, जो आपका जो राज्यों का विकास देखिए, सबसे पहले क्या आते हैं आपके नगर राज्य यानी यूनान के राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, फिर सामंती राज्य और फिर राष्ट्रीय राज्य। तो ये इनका एक क्रम से विकसित हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, राज्य का जन्म जीवन संभव बनाने के लिए हुआ है पर वह एक अच्छे जीवन के लिए जिंदा है। तो यह उपयुक्त कथन जो है अरस्तु का मानना है राज्य जो है अच्छे जीवन के लिए आया और सद इच्छा की प्राप्ति करना ही राज्य का लक्ष्य है। राज्य दुर्गुण की संतान है और इसके पितृत्व का चिन्ह उस पर अंकित है। तो ये कथन जो है स्पेंसर का है और ये कथन बिल्कुल सही है। चेतना व्यक्ति का निर्माण नहीं करती बल्कि व्यक्ति चेतना का निर्माण करता है। तो यह कथन हीगल का है और यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हीगल ने ऐसा नहीं कहा था। राज्य को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हितों की सेवा करना चाहिए। तो उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय यह कथन जो है बेंथम ने कहा था। एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? एक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य होता है। समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकृति इसलिए खराब हो गई है कि हर कोई उसे पहनता है। तो समाजवाद के संबंध में उपयुक्त कथन CM जोड का है। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का विचार लोकप्रिय हुआ
तो जो कल्याणकारी राज्य है उसका विचार जो लोकप्रिय हुआ था वो औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्धों के कारण जो है लोकप्रिय हुआ था। उदारवादी चिंतन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी तक प्रायः सारे यूरोप और अमेरिका में इस दृष्टिकोण का बोलबाला रहा कि शासन को अपना कार्यक्षेत्र कुछ आधारभूत कार्यों तक सीमित रखना चाहिए, अर्थात कानून और व्यवस्था कायम करने तक। ऐसे राज्य को प्रहरी राज्य की संज्ञा दी जाती थी। परंतु 20वीं शताब्दी में जब राज्य ने अपने नागरिकों के कल्याण के दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी शुरू कर दी, तब कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। ध्यातव्य है कि कल्याणकारी राज्य के विकास में औद्योगिक क्रांति के उन्नत दौर की परिस्थितियों का विशेष हाथ रहा है। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं। तो अधिकारों की परिभाषा देते हुए उपयुक्त कथन टी.एच. ग्रीन से है। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि अधिकार से तात्पर्य समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई कुछ सुविधाएं हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, या किसी व्यक्ति का समाज की स्वीकृति से अपनी शक्ति का प्रयोग ही अधिकार है। परंतु यह तभी संभव है जबकि व्यक्ति इसमें बाधा उपस्थित न करे। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? स्वतंत्रता में बंधनों का अभाव निहित नहीं है। तो साथियों, जो स्वतंत्रता की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत जो इसकी व्युत्पत्ति हुई स्वतंत्रता की, वो आंग्ल भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतर है, और लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता अथवा उच्छृंखलता नहीं है, वरन उसका तात्पर्य है व्यक्तिगत व्यवहार की उस नियमितता या मर्यादा से है जिसका संबंध आवश्यक रूप से समाज की इकाई के रूप में व्यक्तित्व के विकास से होता है। तो साथियों, जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में दो प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है वो बंधनों का अभाव मानता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं मानता है। और वर्तमान समय में हम सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा को ही स्वीकार करते हैं। एक दार्शनिक संकल्पना के रूप में सामाजिक न्याय क्या है? एक दार्शनिक संकल्पना के रूप में सामाजिक न्याय जो है एक समतावादी समाज की स्थापना का उद्देश्य लेकर चलता है। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक मानते हैं। साथियों, नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत यह मानकर चलता है कि अधिकार मानव की प्रकृति की विवेक संगत ढंग से नियमित होने के कारण स्थान, समय तथा परिवेश के अंतर के बिना सर्वत्र लागू होते हैं। अर्थात ये व्यक्ति को वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को प्रकृति ने प्रदान किए हैं और जिनको जो है व्यक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है और जिनके बिना व्यक्ति का जीवन असंभव है। तो आइए देखते हैं उपयुक्त कथन। अधिकार इसलिए अधिकार है कि उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। तो ये उपयुक्त कथन सही नहीं है। ये अधिकार इसलिए क्रियान्वित किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, तो यह भी गलत है। अधिकार सामाजिक हित के मूल में निहित है, तो यह भी गलत है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत जो परिभाषा है वो यह है, अधिकार व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व में अंतर निहित है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। विधि और स्वतंत्रता के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पष्ट करता है? तो यदि कानून अधिक होंगे तो स्वतंत्रता कम होगी, तो ये उपयुक्त कथन जो है गलत है। यदि स्वतंत्रता होगी तो कानूनों को जनता द्वारा बनवाया जाना चाहिए, यह भी गलत है। यदि कानून जल्दी जल्दी बदलते तो स्वतंत्रता खतरे में, यह भी गलत है। यदि कानून नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, यह बिल्कुल सही है। एक राजनीतिक दल को चाहिए कि वह राजनीतिक सत्ता पाने की चुनावी इच्छा रखे। राजनीतिक दलों के संबंध में यह है कि जो राजनीतिक दल होते हैं इनका मूल उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है और जो अन्य जो उद्देश्य हैं वो द्वितीयक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक प्रतिनिधित्व की गोपनीय मतदान व्यवस्था के विरुद्ध था? तो साथियों, जे.एस. मिल जो हैं वो गोपनीय मतदान या गुप्त मतदान के समर्थक नहीं थे। एक दबाव समूह राजनीतिक दल से समानता रखता है। तो देखिए साथियों, उद्देश्यों में समानता नहीं रखता है, रणनीतियों में भी नहीं रखता है और संगठनात्मक पदसोपान में भी नहीं रखता है। यहाँ पर राजनीतिक दल और जो है दबाव समूह में भिन्नता पाई जाती है, जबकि हित व्यवस्थीकरण
हित व्यवस्थीकरण में समानता रखते हैं। दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों का व्यवस्थीकरण करते हैं और राजनीतिक दल अपने सदस्यों के हितों का व्यवस्थीकरण करते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को यह भी कहा जाता है। तो साथियों, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, इसको जो सबसे पहले थॉमस हेयर ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको जो हेयर योजना भी कहा जाता है और यह सबसे पहले जो है ब्रिटेन में लागू किया गया था। जब दबाव समूह हित समूह बन जाते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, तब वे क्या करते हैं, तब वे राजनीतिक प्रक्रिया को दूषित करते हैं। एक लोकतंत्रात्मक और सर्वाधिकारवादी सरकार के बीच अंतर किया जा सकता है। तो संविधानवाद के आधार पे एक सर्वाधिकारवादी राज्य और एक लोकतंत्रात्मक राज्य के कारण अंतर होता है। एक लोकतंत्रात्मक देश में जनमत अभिव्यक्त इच्छा है, तो ये सार्वजनिक विषयों में जनसाधारण की इच्छा है। जनमत से तात्पर्य जनता का मत होता है और यह सर्वहित में होना चाहिए। जनतांत्रिक निकायों पर अल्पसंख्यकों और विशेष हितों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व संभव हो सकता है। तो जनतांत्रिक निकायों में जो अल्पसंख्यकों के लिए जो व्यवस्था होती है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य, तो कार्ल मार्क्स मानते थे कि राज्य एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा। राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है। तो सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग का समाजवाद विरोधी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक उदारतावादी है? तो साथियों, इसमें जे.एस. मिल आपके उदारतावादी हैं, जबकि थॉमस मूर आपके कल्पनावादी आदर्शवादी विचारक हैं। हैराल्ड लास के बहुलवादी हैं और ग्राहम वलास आपके मार्क्सवादी विचारक हैं। एक समाजवादी राज्य विश्वास करता है कि राज्य को अधिक से अधिक कार्य दिए जाए। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो साथियों, ऑन लिबर्टी के लेखक जे.एस. मिल हैं और जे.एस. मिल स्वतंत्रता और के महान उन्नायक हैं। और जे.एस. मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी भी जो संकल्पना है, वो ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में दिया गया है और यह पुस्तक 1859 में लिखी गई है। फेबियन समाजवादी मानते हैं कि धीमापन अवसंभावी। साथियों, जो फेबियन समाजवादी हैं वो क्रांति में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उनका मानना है कि समाज में सुधार धीरे धीरे आएगा, इसलिए जो सुधार की जो प्रक्रिया है वो उसमें धीमापन होना अवसंभावी है। और जो फेबियन आंदोलन था, ये 4 जनवरी 1984 को प्रारंभ हुआ था और इसके द्वारा फेबियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। फेबियस प्राचीन रोम के एक सेनापति का नाम था। 1887 में सोसाइटी ने अपने आधार की घोषणा की और बताया कि फेबियन सोसाइटी एक समाजवादियों का संगठन है जिसका उद्देश्य भूमि और औद्योगिक पूंजी को व्यक्तिगत तथा वर्गीय स्वामित्व से मुक्त करना था। गिल्ड समाजवाद एक मध्यम मार्ग है समूहवाद और श्रम संघवाद के बीच। फांसीवाद विश्व युद्धों का समर्थन करता है इस आधार पर कि युद्ध स्वाभाविक हैं और उपयोगी हैं। साथियों, फांसीवाद का सबसे बड़ा समर्थक इटली के राजनीतिज्ञ मुसोलिनी था और मुसोलिनी का मानना था कि सार्वकालिक शांति न तो संभव है और ना ही उपयोगी। युद्ध ही मानवीय शक्ति को उच्चतम शिखर पे पहुंचाता है और उन लोगों की संपन्नता का प्रमाण देता है जिनमें इनका सामना करने का साहस होता है। अतः सब अंतर्राष्ट्रीय संघ तथा समुदाय फांसीवाद के प्रतिकूल हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हेराल्ड जे लास्की की रचना है। एच.जी. सोरेल एक फ्रांसीसी विचारक है और वो श्रमिक समाजवादी के समर्थक हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य अंततोगत्वा विलुप्त हो जाएगा क्योंकि यह एक अप्राकृतिक संगठन है। तो साथियों, कार्ल मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं और जिसका कार्य क्या है? पूंजीपतियों के शोषण कार्य में सहायता करना। एक वर्ग विहीन समाज में जहां पूंजीपतियों के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक सामाजिक नियंत्रण है और जहां उत्पादन व्यवस्था इस प्रकार की है कि
कोई किसी का शोषण न कर सके, राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, राज्य से परे कुछ भी नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए, यह राजनीतिक दर्शन है। तो साथियों, ये फांसीवादी विचारक मुसोलिनी का कहना है। मुसोलिनी युद्ध का समर्थक है। मार्क्सवाद और फाशीवाद एक मत है। वैसे तो मार्क्सवाद और फाशीवाद अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन उनका एक जो बिंदु है मिलता है सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के संबंध में। कार्ल मार्क्स जो है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात करते हैं और फाशीवाद सरकार के अधिनायकवाद के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो विचारधाराएं ये समानता रखती हैं। राजनीतिक विकास का उदारवादी दर्शन बल देता है। तो जो राजनीतिक विकास का जो दर्शन है वो आर्थिक वृद्धि पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? तो आइए देखते हैं। फांसीवाद मुसोलिनी सही है। अराजकतावाद बाकुनिन ये भी सही है। समाजवाद जो काल्पनिक विचारक जो है या आदर्शवादी विचारक थॉमस मूर यह भी सही। बहुलवाद कृपाटकिन नहीं है, क्योंकि कृपाटकिन जो है अराजकतावादी विचारक हैं, ना कि बहुलवादी। बहुलवादी विचारकों में आपके मेटलैंड, ऑटो वान गेरके, लास्की, डुग्वी, फिगेस, लिंडसे, बार्कर, क्रैब इत्यादि विचारक हैं। एक जनतंत्र में संसदीय सरकार का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो देखिए साथियों, कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। विधायिका की सार्वभौमिकता यह भी है। सामान्यों में प्रथम प्रधानमंत्री यह भी है। मूल अधिकारों की न्यायिक प्रतिभूत ये जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो विकल्प डी आपका सही नहीं, तो आपका आंसर विकल्प डी होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है। क्यों शक्तिशाली होती है? क्योंकि इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल स्थिर होता है। डायसी के अनुसार एक संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होनी चाहिए। साथियों, जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें राज्य की केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच शक्ति बटी होती है। डायसी ने इसको परिभाषित करते हुए कहा था, संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। एक दर्शन के रूप में संविधानवाद में निहित है। तो क्या निहित है साथियों? सीमित सरकार। संविधानवाद की विशेषता में सीमित सरकार आता है। कैबिनेट गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैबिनेट गवर्नमेंट पुस्तक जो है सर आइवर जेनिंग्स की पुस्तक है। अध्यक्षात्मक सरकार जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है साथियों, जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। तो इसमें जो है कार्यपालिका की न्यायपालिका के प्रति जवाबदेहिता ये जो है इसमें नहीं आता, क्योंकि कार्यपालिका में शक्ति पृथक्करण होता है। तो तीनों अंग अलग अलग होते हैं और इसमें जो है कार्यपालिका के सदस्य न तो व्यवस्थापिका के होते हैं और ना ही वे निर्माण में भाग लेते। इस प्रकार व्यवस्थापिका केवल कानून बनाती है। तटस्थ नौकरशाही संगतपूर्ण है। तो तटस्थ नौकरशाही की जो जरूरत है वो कहाँ पे? संसदीय सरकार की व्यवस्था में। डब्ल्यू रॉबर्टसन समर्थक है। तो डब्ल्यू जो रॉबर्टसन है वो स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता के समर्थक हैं। हाल के वर्षों में इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की तानाशाही का ह्रास हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत शक्तिशाली हुआ है, अर्थात प्रधानमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा है। तो विकल्प बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। अनाम नौकरशाही या गुमनाम नौकरशाही ये संसदीय व्यवस्था का लक्षण है। व्यावसायिक नौकरशाही अध्यक्षात्मक है। प्रतिबद्ध नौकरशाही ये मार्क्सवादी व्यवस्था। प्रतिनिधि नौकरशाही व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक काउंटी यूके का है। मैनेजर योजना यूएसए की है। बर्गोमास्टर जर्मनी की है और एरोंडा जाइमा स्विट्जरलैंड की व्यवस्था नहीं है। नाइजीरिया के संघ में शक्ति का केंद्र है। तो साथियों, जो नाइजीरिया के संघ में शक्ति का जो केंद्र है वो राष्ट्रपति है। नाइजीरिया में संघात्मक शासन की स्थापना 1979 के संविधान के तहत हुई।
इसमें 19 राज्य और एक संघीय राजधानी क्षेत्र है। नाइजीरिया के संघ में राष्ट्रपति शक्ति का केंद्र है। न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार से युक्त एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य में पृथक निर्वाचन आयोग है। प्रत्येक राज्य से संघीय मंत्रिमंडल में एक सदस्य होना अनिवार्य है। भारत और इंग्लैंड में उपलब्ध संसदीय व्यवस्थाओं में प्रमुख अंतर है। तो न्यायपालिका की भूमिका का अंतर है। भारत की संघीय व्यवस्था अधिक समीप है। तो किसके, तो भारतीय जो की संघीय व्यवस्था का जो प्रतिमान है या पैटर्न है वो कनाडा की जो संघ व्यवस्था उसके समीप है। निम्नलिखित संघीय संविधानों में इकाइयों को सबसे अधिक स्वायत्तता मिली है। तो सबसे अधिक स्वायत्तता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मिली है। संसदीय व्यवस्था पक्षधर है, वो संसदीय सार्वभौमिकता का पक्षधर है। एक के संघीय संविधान में रहना चाहिए क्या, विषयों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन ही संघात्मक व्यवस्था का मूल है। श्रीमती एनी बेसेंट संबंधित थी। तो साथियों श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की ध्यातव्य है कि दो होम रूल लोग बनी थी। एक जो है श्रीमती एनी बेसेंट के जो है नेतृत्व में बनी थी और दूसरी बाल गंगाधर तिलक के इसमें बनी थी। और यहाँ पे यह ध्यान देने की है कि दोनों ही जो है आपकी 1916 में ही बनी थी। तो जिसमें यद्यपि एनी बेसेंट ने जो होम रूल की गठन की घोषणा की थी वो 1915 में कर दी थी, लेकिन ये कार्य रूप में 28 अप्रैल 1916 को आई थी। कांग्रेस ब्रिटिश राज्य की संतान थी। उपयुक्त कथन लॉर्ड मार्ले का है। भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र प्रारंभ किए गए थे। तो ये 1919 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। कांग्रेस का गर्म और नरम दलों में सूरत का विभाजन हुआ था। तो यह विभाजन 1907 में हुआ था। सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ क्योंकि अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति की सफलता थी। खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो खिलाफत आंदोलन के नेता जो है अली बंधु थे और खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1919-20 में शुरू हुआ था। सन 1945 के कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य नहीं था। तो आइए देखते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन सी इटली इसके सदस्य नहीं थे। और जो है इसमें यह जो है 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारत के विभाजन का प्रथम संकेत दिया गया था। तो भारत के विभाजन का प्रथम संकेत क्रिप्स प्रस्ताव में दिया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसे चेक की तरह थे जिस पर आगे की तारीख थी और बैंक का दिवाला निकल रहा था। तो उपर्युक्त जो कथन है क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में महात्मा गांधी का है। स्वराज पार्टी की मांग थी औपनिवेशिक स्वराज। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया था और केंद्रीय विधानमंडल की 121 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस ने 42 पर कब्जा किया था। ध्यातव्य है कि औपनिवेशिक स्वराज पार्टी की मुख्य मांग थी। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू फोर्ड सुधारों के द्वारा। साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। तो क्यों भेजा गया था? मॉन्टेग्यू जो फोर्ड थे उनके सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए भेजा गया था और ये इसकी जो अध्यक्षता की थी सर जॉन साइमन ने की थी। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने किया था और इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 1932 में हुए थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है बाल गंगाधर तिलक का। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध गारंटी देने वाला अधिकार शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें इंसानों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है,
संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत बेकार पर प्रतिबंध लगाया गया और फैक्ट्रियों में बच्चों की नौकरी पर प्रतिबंध लगाया गया। सार्वजनिक कार्य के लिए अनिवार्य सेवा इसमें सम्मिलित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत का संविधान अनुमति देता है तो धर्म के प्रचार प्रसार एवं व्यवहार की स्वतंत्रता देता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 जो है ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से माननीय और आचरण करने की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? सरकार यह प्रयत्न करेगी। देखिए क्या 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 नहीं है, तो बराबर का समान कार्य के लिए समान वेतन है, गाय तथा गाय की संतान और दुधारी पशुओं का वध बंद हो, यह भी है, जनसंख्या नियंत्रण परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे, तो यह जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं आता है, पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में विकसित किया जाए, यह बिल्कुल सही है। तो विकल्प सी आपका उत्तर है। भारत में न्यायिक पुनर्विचार की अवधारणा आधारित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए भारत में न्यायिक पुनर्विचार की जो अवधारणा है विधि द्वारा स्थापित पद्धति पर आधारित है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए मौलिक अधिकारों संबंधी कानूनों का पुनरीक्षण कर सकता है। एक राज्य लोक सेवा आयोग का खर्चा दिया जाता है तो ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। भारत के संविधान का आमुख सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है भ्रातृत्व और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को आश्वस्त कर सके। तो आपका विकल्प डी व्यक्ति की गरिमा बिल्कुल सही है। वह संवैधानिक संशोधन जो भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, तो ये आपका है 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा आपके 3 शब्द जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 51A को जोड़ता है, जिसके अनुसार नागरिकों की 10 मूल कर्तव्य हैं। साथियों जो मूल कर्तव्य की जो अवधारणा है वो संविधान के मूल रूप में नहीं थी, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और ये जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। और उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु बाद में एक 86वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यह व्यक्ति का नागरिक कर्तव्य होगा या मौलिक कर्तव्य होगा। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। एक ऐसा किसमें कहा गया, तो ये कहा गया है मिनर्वा मिल्स केस में, 1980 में आया था ये केस। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं? भारत के राष्ट्रपति संसद के सदन को आहूत कर सकता है, संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, संसद के किसी सदन को स्थगित कर सकता है, संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। तो देखिए साथियों ऊपरी तो तीनों विकल्प सही है, लेकिन चूंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है तो इसलिए विकल्प डी आपका गलत है। तो आपका उत्तर डी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले प्रत्याशी को क्या भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो यह सही है। 10वीं सूची जिसे संवैधानिक संशोधन 52 द्वारा 1985 से बदला गया किससे संबंधित? तो ये आपके संसद सदस्यों की योग्यता से संबंधित है। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा दी जाती है और जिसमें कार्यपालिका से यह कहा जाता है कि वह कार्य करे उसे प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत करना चाहिए, तो ये परमादेश है। परमादेश के अंतर्गत किसी जो है अधिकारी को उसके दायित्वों को निर्वाह करने के लिए आदेशित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह आपातकाल की घोषणा करे यदि
वह संतुष्ट हो कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कब? यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। न्यायपालिका संघीय संविधान की एकमात्र संरक्षिका है। तो ये कहाँ पे है? ये भारत में है केवल। भारत में केंद्र राज्य संबंध इकाइयों की स्वायत्तता के लिए सहायक नहीं है। क्या नहीं है? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के कारण, राज्यपाल के पद के कारण और आपातकालीन प्रबंधों के कारण ये इसकी सहायक नहीं है। तो सभी विकल्प सही हैं। आइए देखें अगला प्रश्न। 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो साथियों 73वां संवैधानिक संशोधन है, ये जो है पंचायती राज के संवैधानिकरण से संबंधित है। पंचायती राज के लिए दलीय निर्वाचन अनुशंसित किए थे। तो साथियों 1977 में आई अशोक मेहता समिति ने दलीय आधार पर निर्वाचन की बात कही थी और इसने जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो 3 टायर्स या 3 टायर्स की भी जो व्यवस्था है, तो उन्होंने 3 टीयर्स को के बजाय 2 टीयर्स की बात यानी 2 स्तरों पे पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोध ग्रंथ जिस विषय में निष्कर्ष सत्यापित करते वह है तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक विकास। तीसरी दुनिया के देशों में निम्न विकास एक ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न हुई है किसके कारण? ये स्थिति उत्पन्न हुई उपनिवेशवाद के कारण। और इस वीडियो का साथियों अंतिम प्रश्न, लॉर्ड हीवर्ड की पुस्तक का क्या नाम है? तो साथियों लॉर्ड हीवर्ड की पुस्तक का नाम है न्यू डिस्पोटिज्म और इसमें इन्होंने नौकरशाही की आलोचना की थी। तो साथियों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ और यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।